इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं सोशियो कल्चरल वेरिएशन इन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स की। भाषा और बोलियों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर हम लैंग्वेज और डायलेक्ट्स इसमें सोशियो कल्चरल वेरिएशन की बात करें तो देखिए, भाषा एक व्यापक घटना है। लैंग्वेज इज अ ब्रॉडर फिनोमेना। क्यों? क्योंकि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जब हम डायलेक्ट्स की बात करते हैं तो डायलेक्ट्स आर स्मॉलर, कि जो बोलियों का जो क्षेत्र होता है एक छोटा क्षेत्र होता है, ठीक है। मोर स्पेसिफिक एंड रीजनल, कि भाषा की एक व्यापक घटना है और बोलियां छोटी, अधिक विशिष्ट और क्षेत्रीय हैं, ठीक है। बोलियां हैं जो किसी गांव में बोली जाती हैं, ठीक है, किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं। लेकिन भाषा जो है किसी पूरे राज्य में बोली जाती है, पूरे देश में बोली जाती है। तो भाषा क्या है, ये अब इसका जो क्षेत्र है काफी व्यापक है। Language is formal and clearly defined and dialect is more fluid in यूज, कि भाषा जो है औपचारिक है, स्पष्ट रूप से परिभाषित है। लेकिन जो बोलियों की बात करते हैं ना, तो बोलियों में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। तो बोलियां अलग अलग तरीके से बोली जा सकती हैं। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, बदल बदल के। लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा पूरी तरीके से औपचारिक होती है और बिल्कुल एक सही तरीके से बोली जाती है, ठीक है। अक्सर जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जैसे अपने जो बोलियों में ही बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं चाय शाय, ठीक है, चार पाई वार पाई, इस तरह से जो है। तो बोलियों में क्या होता है कि भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब हम भाषा को बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पर फिर बात यही है कि हम बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम व्याकरण का प्रयोग करेंगे। लेकिन बोलियां में जो व्याकरण और ये सारी चीज़ें नहीं होती। दो भिन्न भाषाएं परस्पर सुगम नहीं होती, जबकि एक ही भाषा की बोलियां परस्पर सुगम होती है। कि दो अलग अलग जो भाषाएं देखते हैं, ठीक है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो इतनी सुगम नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम एक ही भाषा की बोलियों को देखते हैं तो वो आपस में घुल मिल जाती हैं। लेकिन भाषा में ऐसा अक्सर नहीं हो पाता। लैंग्वेज स्ट्रक्चर बट डायलेक्ट आर नॉट, कि भाषा संरचित है, उसकी अपनी एक संरचना है, व्याकरण है, नियम है, लिपि है। लेकिन बोलियों में ऐसा नहीं होता। लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली एक्सेप्टेड एट द स्टेट लेवल। हम देख रहे हैं कि जो लैंग्वेज है ऑफिशियली एक्सेप्टेड है किसी एक स्टेट की लैंग्वेज है। जैसे अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिली है। तो ये अलग अलग जो स्टेट है वहाँ की सरकारी भाषाएं, वहाँ पे सरकारी काम काज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम भाषाओं की बात करें तो इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड होती है, सरकार द्वारा, राज्य द्वारा स्वीकार की जाती है। लेकिन जब हम डायलेक्ट्स की बात करते हैं तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं होती। लैंग्वेज हैज ग्रामर एंड कैन बी फॉर्मली टॉट वाइल डायरेक्ट कैन नॉट बी, कि भाषा में व्याकरण होता है और उसे औपचारिक रूप से सिखाया जा सकता है। लेकिन बोलियों का व्याकरण नहीं होता, इसे औपचारिक रूप से नहीं सिखाया जाता। इसे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, किसी भी गांव में रहने वाले लोग बोलते हैं। लेकिन वही बच्चे फिर जब स्कूल में जाते हैं, ठीक है, कॉलेज में जाते हैं, तो उनको फिर दूसरी भाषा बोलनी पड़ती है। तो भाषा का जो क्षेत्र है काफी व्यापक है। लेकिन बोली की बात करें तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। और इसके अलावा बोली किसी एक छोटे क्षेत्र, एक समुदाय, एक संस्कृति से संबंधित है। जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं तो डायलेक्ट का संबंध किसी एक छोटे छोटे क्षेत्र से, कोई एक गांव हो सकता है, एक समुदाय से है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कल्चर से, एक संस्कृति से है। लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं ना, तो एक भाषा के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय आ सकते हैं, बहुत सारी बोलियां आ जाती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां या क्षेत्र शामिल हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा को लेते हैं। हिंदी भाषा जो है उत्तर भारत के 9 राज्यों की राजभाषा है, ठीक है, वहाँ पे सरकारी कामकाज की भाषा है। तो अगर हम 9 राज्यों की बात करें तो इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे कई सैकड़ों बोलियां इसके हिंदी के अंदर में बोली जाती हैं, अलग अलग समुदाय हैं। तो भाषा का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलियों की बात करते हैं, डायलेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसका एक सीमित क्षेत्र है, एक सीमित इसकी एक पर्टिकुलर संस्कृति है, ठीक है, इनका एक अपना कल्चर है, एक अपना समुदाय है। लेकिन एक भाषा की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी कम्युनिटीज, काफ़ी सारे कल्चर जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशियो कल्चरल वेरिएशन लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में क्या क्या इस तरह के वेरिएशन हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, कि समाज और भाषा के बीच में क्या संबंध है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं, समाज के बारे में जानते हैं कि समाज किसे कहते हैं। अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल अमंग वोम देयर इज अ कॉन्शियस पार्टिसिपेशन इन सम काइंड ऑफ कॉमन एक्टिविटी। कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी व्यक्ति किसी सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी में कि सोसाइटी में लोग होते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में, कॉमन एक्टिविटी में लगे रहते हैं। हर कोई बाहर काम करता है, जॉब करता है, ताकि अपने मतलब खुद को सरवाइव कर सके, जी सके, खा सके, आगे बढ़ सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर सोसाइटी में, ठीक है, व्यक्ति हैं किसी न किसी सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट्स ऑलवेज चेंजिंग। कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो हम सोसाइटी में देखते हैं लोग किसी न किसी रिलेशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और ये रिलेशनशिप हमेशा बदलता है। ठीक है, आप स्कूल में रहते हैं एक अलग रिलेशनशिप होता है, आप कॉलेज में जाते हैं फिर से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेज पे हमारी लाइफ में चेंज होता रहता है, जगह में चेंज होता रहता है। तो इस तरह से जो सोशल रिलेशनशिप है हमेशा बदलता रहता है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर। की भाषा शब्दों और व्याकरण की एक प्रणाली है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, की समाज और भाषा में क्या संबंध है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज इंटीग्रल। कि भाषा और समाज का संबंध जो है बहुत ही अभिन्न है। मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, बट ही इज एबल टू लर्न द लैंग्वेज ओनली व्हेन ही गेट द एनवायरनमेंट ऑफ अ लिंग्विस्टिक सोसाइटी। लेकिन भाषा वो तभी सीख पाता है जब उसे एक सामाजिक परिवेश मिलता है, तभी वो भाषा सीख पाता है। इट इज थ्रू सोसाइटी द लैंग्वेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। की समाज के माध्यम से ही जो भाषा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। ठीक है, और सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड थ्रू लैंग्वेज। और भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। तो देखिए एक दूसरे का रिलेशनशिप यहाँ पे है कि समाज के माध्यम से भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रही है। ठीक है, और भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। की मनुष्य जो भाषा है मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है। फॉर दिस रीजन मैन इज कॉल्ड अ सोशल बीइंग। कि इसी कारण तो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इन द absence ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज नॉट पॉसिबल। कि अगर मान लो हमारे पास भाषा है ही नहीं, ठीक है, तो भाषा के बिना हम विचारों का आदान प्रदान किस तरह से करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और अगर भाषा नहीं होने पर हम भी अन्य प्राणियों की तरह बिखर जाएंगे। एक भाषा ही तो ऐसी चीज है कि हमें एकजुट रखती है, हमें इकट्ठा रखती है। हम जब कहते हैं ना कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है, तो हिंदी है, हम वतन है, तो मतलब क्या है कि जो भाषा है हमें एकजुट करके रखती है। अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो अन्य प्राणियों की तरह हम भी क्या होंगे? इधर उधर बिखर जाएंगे। चाइल्ड लर्न द लैंग्वेज स्पोकन इन हिज फैमिली एंड सोसाइटी। छोटे बच्चों को भी देखो, ठीक है, तो छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या अपने समाज की जो भाषा है वही तो सीखता है। जिस सोसाइटी में पैदा हो रहा है उसी समाज की जो भाषा है वही वो भाषा सीखता है। भाषा किसी समाज और संस्कृति की वाहक होती है। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ एनी सोसाइटी एंड कल्चर। इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। की और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज और सोसाइटी दोनों का क्या संबंध है उसकी बात की। अब हम बात यहाँ पर एक चीज़ और जानने की है कि लैंग्वेज आइडेंटिटी पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। की जो भाषा है हमारी पहचान भी है, हमारी शक्ति भी है, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किस तरह का उसको भी हम देख लेते हैं। लैंग्वेज इज कैपेबल
ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल आइडेंटिटी टू एनी पर्सन, की भाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान कराने में सक्षम होती है। ठीक है। तो देखिए, जैसे हम अगर कहें कि हम भारतीय हैं, तो हमारी जो पहचान जो है, ठीक है, हिंदी, अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हमारी भाषा से हमारी पहचान है। कोई मान लो अ, अमेरिका का है, ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो उसकी अपनी पहचान है। ठीक है। तो अलग अलग जो भाषा है, अलग अलग समाज में रहने वाले लोगों की जो है पहचान कराती है। जब हम चीन में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं चीनी। ठीक है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हम हिंदी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा क्या है, हमारी अपनी पहचान है। ठीक है। और फिर दूसरी अगर हम बात यहाँ पे करें पावर की, शक्ति की, तो किसी भी भाषा से उस समाज की शक्ति का पता चलता है। ठीक है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारी पूरी जो पूरा पूरा जो भारत है, पूरी जो आबादी है, ठीक है, हिंदी उसका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट हिंदी करती है। इसी तरीके से जब हम आप अमेरिकन सोसाइटी की बात करोगे तो ठीक है, वहाँ पे जो भाषा है ये इंग्लिश, तो इससे क्या होता है कि उसकी पावर का पता चलता है। चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम अ, चीनी भाषा की बात करते हैं, तो इससे उस समाज की जो, उस सोसाइटी की जो पावर है, उसकी शक्ति है, उसका पता चलता है। इसके अलावा अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो द व्यक्ति का जो सुर है, ठीक है, पर्सन टोन, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड वे ऑफ टॉकिंग आइडेंटिफाई हिज जियोग्राफिकल रीजन, रिलीजन एंड सोशल बैकग्राउंड, कि इंसान के जो बोलने का तरीका है ना, बोलने का जो लहजा है, उसी से हम उसको पहचान कर लेते हैं कि अच्छा ये इस स्टेट का रहने वाला है। ठीक है। ये कोई पंजाब का है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई साउथ से है। तो उसकी भाषा से ही हम इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, ये भेद कर लेते हैं कि अच्छा ये इस सोसाइटी का रहने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो आइडेंटिटी भी है, पावर भी है, और उससे डिस्क्रिमिनेशन का भी, भेदभाव का भी ये पता चलता है। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, कि भाषा और समाज में क्या संबंध है, और किस तरह से भाषा जो है हमारी आइडेंटिटी है, और जो भाषा है, ठीक है, वो शक्ति से, पावर से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी इसके माध्यम से होता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम भाषा और समाज के बीच संबंध की बात करें, भाषा और समाज का संबंध बहुत ही गहरा है। मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है, लेकिन भाषा कब सीखता है? मनुष्य भाषा तभी सीख पाता है जब उसे एक सामाजिक पर्यावरण, एक सोशल एनवायरनमेंट मिलता है, तभी तो वो भाषा सीख पाता है। शिशु परिवार और समाज में जो भाषा बोली जाती है उसे वो सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो जिस समाज में पैदा होता है, जिस सोसाइटी में, तो वहीं की तो भाषा सीखता है। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ एनी सोसाइटी एंड कल्चर, की भाषा किसी भी समाज और संस्कृति की वाहक होती है। ठीक है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही तो जो भी, चाहे कल्चर की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, परंपरा की बात करें, इतिहास की बात करें, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड थ्रू लैंग्वेज, की भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। भाषा मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है। लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, और भाषा के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति तथा आदान प्रदान संभव नहीं होगा। और मान लो हमारी भाषा ही नहीं होगी तो हम क्या होंगे? बाकी और जानवरों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। भाषा ही तो है जो हमें एकजुट रखती है, एक ग्रुप में रखती है, और भाषा ही नहीं होगी तो हम तो बिखर जाएंगे। भाषा और समाज के बीच में इस तरह से हम देख रहे हैं तो संबंध जो है बहुआयामी है, क्योंकि भाषा किसी समाज के भीतर पहचान, शक्ति की गतिशीलता और भेदभाव के विभिन्न पहलुओं को आकार देने और प्रतिबिंबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं किस तरह से भाषा हमारी पहचान है। ठीक है। भाषा जो है शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, पावर को रिप्रेजेंट करती है, और किस तरह से भाषा के माध्यम से हमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर देखिए आइडेंटिटी की बात करें तो भाषा क्या है? वो हमारी पहचान है। ठीक है। भाषा व्यक्तिगत और समूह पहचान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
द लैंग्वेज वी स्पीक ऑफन रिफ्लेक्ट आवर कल्चर, एथनिक एंड रीजनल एफिलिएशंस, की हम जो भी भाषा बोलते हैं, हमारी भाषा के माध्यम से ही हमारी संस्कृति, हमारी जाति और जो क्षेत्र से हम आते हैं, वो भाषा के माध्यम से ही पता चलता है। तो यह आत्म अभिव्यक्ति के साधन के रूप में कार्य करती है, और यह परिभाषित करने में मदद करता है कि हम कौन है। भाषा ही हमारी पहचान है। हम कहते हैं ना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो मतलब जो हिंदी भाषा है वो हमारी पहचान है, भाषा हमारी पहचान है, और भाषा ही हमें एकजुट करके रखती है। भाषा उन लोगों के बीच अपनेपन और समुदाय की भावना को मजबूत कर सकती है जो समान भाषाई विरासत साझा करते हैं। तो जिस समुदाय की, ठीक है, जिस राज्य की, जिस देश की एक भाषा है, तो वही भाषा वहाँ के लोगों को एकजुट करके रखती है। वही भाषा, ठीक है, लोगों में प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ा के रखती है। वही भाषा लोगों को एकीकृत करती है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष बोली या भाषा को बोलने से किसी विशेष संस्कृति या जाति समूह में सदस्यता का संकेत मिल सकता है, और यह उस समुदाय के भीतर गर्व और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती है। तो हमारी जो भाषा है, ठीक है, समुदाय को एकजुट भी रख रही है, ठीक है, उनमें प्यार दोस्ती को बढ़ा भी रही है। और हमारी भाषा जो है वो हम अपनी भाषा पे गर्व करते हैं। हम अपनी क्योंकि हमारी भाषा अपने हमारे कल्चर से जुड़ी है, हमारे क्षेत्र से जुड़ी है। हमारी भाषा हमारी पहचान है, इसलिए हर कोई अपनी भाषा पे गर्व करता है। तो भाषा ही हमारी पहचान है। फिर अगर हम पावर की बात करें, तो देखिए, भाषा शक्ति का एक उपकरण है। लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ पावर, जो व्यक्तियों और समूहों को सशक्त भी बनाता है और हाशिए पर भी डाल सकता है। तो इसका सिंपल सा एक उदाहरण ले लेते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, तो फिर उस टाइम वो अपने साथ अंग्रेजी लेके आए, इंग्लिश लेके आए, और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी, तो जो उनकी जो भाषा है, ठीक है, उसकी भी ताकत बढ़ी, और अंग्रेजी ने बाकी भाषाओं को दबाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से बाकी जो भाषाएं हैं धीरे धीरे वो हाशिए पे चली गई, और जो शासन की जो भाषा बनी, कामकाज की जो भाषा बनी, इंग्लिश बनी, और उसका असर आज तक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं, देखिए, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, हिंदी की भी हम बात करते हैं, चाइनीज जो लैंग्वेज है उसकी भी बात करते हैं, तो इन जो भाषा है, ठीक है, इससे यहाँ की जो शक्ति है, देश की शक्ति है, तो ये भाषा जो है अपनी समाज की शक्ति को प्रेजेंट करती हैं। और बहुत सारी जो भाषाएं ऐसी हैं जिन जो राजनीतिक रूप से उतनी शक्तिशाली नहीं है, ठीक है, किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे उस हिसाब से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भाषा है वो पावर का, इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा जो है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी लोगों की जो शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करती है। जो लोग प्रमुख भाषा बोलते हैं उनके पास अक्सर अधिक अवसरों, संसाधनों और सामाजिक विशेषाधिकारों तक पहुंच होती है, जबकि जो लोग प्रमुख भाषा नहीं बोलते उन्हें हाशियों पर जाने, बहिष्कार या शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हम भारत की बात करते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन जब आप शहर साइड में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर आपको आप इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर धीरे धीरे देखते हैं कि वो धीरे आप हाशिए पे जाने लगते हैं, फिर आपको वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती, ठीक है। तो जो लोग प्रमुख भाषा नहीं बोलते, जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, उन्हें हाशिए पर जाना पड़ता है, ठीक है। बहिष्कार और शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी जो पहुंच है उतनी नहीं हो पाती। तो इसलिए जो भाषा है वो क्या कर रही है, शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। फिर अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो भाषा भेदभाव का तात्पर्य किसी व्यक्ति के भाषा का उपयोग या दक्षता के आधार पर उसके साथ व्यवहार करना है, ठीक है। आप जिस तरह की भाषा बोलेंगे उस हिसाब से आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। भेदभाव विभिन्न रूप ले सकता है, जिसमें भाषाई प्रोफाइलिंग, भाषा आधारित रूढ़िवादिता या भाषा बाधाओं के कारण अवसरों तथा असमान पहुंच शामिल है। तो देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंसान शहर में आ रहा है, ठीक है, वो गांव से आया है, अपने गांव की भाषा, क्योंकि बचपन से उसने वही भाषा सीखी है, तो उसकी जब वो टोन बोलता है तो उसके टोन में वही भाषा है, उसको शहर की भाषा नहीं आती। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है, ठीक है, लोगों के बीच जा रहा है, किसी मॉल में जा रहा है, तो वहां पर उसके साथ फिर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो
भाषा के आधार पर कहीं ना कहीं में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव है, वो भी देखने को मिल जाता है। जो व्यक्ति गैर मानक या उच्चारण या बोली के साथ बोलते हैं, उनकी बुद्धि या क्षमता के बारे में पहले से पूर्वाग्रह नकारात्मक धारणाओं का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा या कोई इंसान ट्राइबल एरिया से आया, तो ट्राइबल एरिया से उसने बचपन से वही भाषा सीखी है, उसी में बोलता है। लेकिन जब शहर साइड में आता है तो कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन ऑफन इंक्रीजेस सोशल इनक्वालिटी एंड रेशियल एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन की। भाषा भेदभाव अक्सर सामाजिक असमानता, नस्लीय और जाति भेदभाव को भी बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हमने लैंग्वेज की और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, भाषा किस तरह से पहचान है, भाषा किस तरह से शक्ति को दर्शाता है, और भाषा किस तरह से इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, तो हमने ये सारी बातें की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एंड ट्राइलिंगुअलिज्म के बारे में, कि द्विभाषावाद क्या है, त्रिभाषावाद क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम भारत की बात करते हैं, तो इंडिया इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड ड्यू टू इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। भारत पूरी दुनिया में अपनी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो भाषाई विविधता है, उसके कारण प्रसिद्ध है। तो जब हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो किस तरह की डाइवर्सिटी है, तो उसको भी देख लेते हैं। मोर देन 1000 डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया, की भारत में लगभग 1000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। और 40 से ज़्यादा जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय और जनजातीय जो भाषाएं हैं, प्राथमिक विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल्स में मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। और 22 लैंग्वेजेस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन, की हमारी 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए तो इंडिया को हम कह रहे हैं कि इंडिया एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, जहाँ पर भाषाई विविधता हमें देखने को मिलती है। ये भाषाएं अलग अलग राज्यों के सरकारी कार्यों में प्रयोग लाई जाती हैं। कि जो 22 लैंग्वेजेस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिली है, मान्यता प्राप्त हैं, ये अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर सरकारी जो कामकाज की भाषा है उसमें प्रयोग में लाई जाती है। जैसे पंजाब की बात करें तो वहाँ पे पंजाबी भाषा है, अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे तमिल भाषा है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ मराठी भाषा है, गुजरात की बात करें तो गुजराती भाषा है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं अलग अलग राज्यों में सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती हैं। भारतीय शिक्षण संस्थान, चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, में अनेकों भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। इस प्रकार यहाँ भाषाओं के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। ड्यू टू दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बाइलिंगुअलिज्म एंड ट्राइलिंगुअलिज्म आर प्रिवलेंट इन स्कूल्स, की इसी भाषाई विविधता के कारण हमें यहाँ के विद्यालयों में भी द्विभाषावाद और त्रिभाषावाद का रूप देखने को मिलता है। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। जब हम बाइलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, द्विभाषावाद की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? बाइलिंगुअलिज्म इज एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, की द्विभाषावाद में दो भाषाओं को बोलने की यहाँ पे क्षमता है। यहाँ पर मतलब क्या है? दो भाषाओं का प्रचलन में होना समाज में, सोसाइटी में। तो द्विभाषावाद किसी व्यक्ति या समुदाय के संचार में दो भाषा प्रणालियों के अस्तित्व को संदर्भित करता है। तो हम अपने अगर भारत में देखें, अलग अलग राज्यों में दो या तीन भाषाएं यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, की भारतीय समाज एक बहुभाषी समाज है। यहाँ हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, और इसके अलावा यहाँ विदेशी भाषाएं भी प्रचलन में हैं। ठीक है। तो जब हम स्कूल की बात करें तो प्राइमरी लेवल से ही हम देखते हैं कि बच्चों को दो भाषाएं सिखाई जाती हैं, दो भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। और ये दो भाषाएं कौन सी हैं? पहली भाषा जो है बच्चों को मदर टंग, या अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें, और दूसरी भाषा के रूप में हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो है अंग्रेजी जो भाषा है वो बच्चों को सिखाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ प्राथमिक स्तर से ही दो भाषाओं की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। सो
बाइलिंगुअलिज्म इज प्रेवलेंट इन इंडियन स्कूल। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ पे द्विभाषावाद का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको बाइलिंगुअलिज्म जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ट्राइलिंगुअलिज्म की, ये क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू स्पीक थ्री लैंग्वेजेस। बिल्कुल जैसे हमने बाइलिंगुअलिज्म का बात किया था, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी है कि इट इज़ एबिलिटी टू स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, की तीन भाषाओं को बोलने की क्षमता है। तो तीन भाषाएं, तो बच्चों को तीन भाषाएं कब सिखाई जाती हैं। आप सबको पता होगा कि जब बच्चा सेकेंडरी लेवल पे जाता है तो उसको तीन भाषाएं सिखाई जाती है। तो ये किसी भी व्यक्ति या समुदाय के संचार में तीन भाषा प्रणालियों के अस्तित्व को संदर्भित करता है। तो हम भी देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में भी बात करें, चाहे हम अपने स्कूल में भी बात करें, तो यहाँ पर भी तीन भाषाएं बच्चों को सिखाई जा रही हैं, तीन भाषाएं बच्चों को बताई जा रही हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तीन भाषाएं कब बताई जाती हैं, कब सिखाई जाती हैं, और ये तीन भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो तीन भाषाओं को भी जान लेते हैं। अगर सबसे पहली भाषा की हम बात करें तो हमारी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज कहीं पे भी। ठीक है, सेकंड भाषा की बात करें तो हम ज़्यादातर जो प्रयोग में लाई जाती है अंग्रेजी। और अगर हम तीसरी भाषा की बात करें तो तीसरी भाषा कौन सी भाषा है। याद करो, जब आप सिक्स्थ में थे तो पहली तो आपकी मदर टंग हो गई। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में है तो पहले हिंदी, दूसरी भाषा हो गई इंग्लिश, और तीसरी जो भाषा है या तो संस्कृत सिखाई जाती थी, या उर्दू सिखाई जाती थी, या पंजाबी सिखाई जाती थी, या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो कोई बच्चा अगर तमिलनाडु में रहता है, ठीक है, तो या गोवा में रहता है, तो उसकी जो पहली भाषा होगी कोंकणी होगी, या तमिलनाडु में रहता है तमिल होगी, सेकंड इंग्लिश होगी, और थर्ड भाषा कोई भी भारतीय भाषा, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, या कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स में, ठीक है, तीन भाषाएं बच्चों को सिखाई जा रही है। किस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। तो यहाँ पर ट्राइलिंगुअलिज्म जो है वो भी हमारे सोसाइटी में, यहाँ पे स्कूल में प्रचलित है, हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि चाहे हम बाइलिंगुअलिज्म की बात करें या ट्राइलिंगुअलिज्म की बात करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली इसका अगर बेनिफिट की बात करें, वाइडर कम्युनिकेटिव एबिलिटी की व्यापक संचार क्षमता। तो हमें क्या होता है कि वाइडर कम्युनिकेटिव एबिलिटी है कि जब हमें दो या तीन भाषाएं जब हमें पता होती है, तो हमारी जो संचार क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हम पूरे देश भर में कहीं पे भी जाके किसी से भी आराम से बात कर सकते हैं, अपनी बात उसको बता सकते हैं, उसकी बातों को समझ सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं इससे। सेकंड चीज़ है, प्राइवेसी, गोपनीयता बनी रहती है। मान लो आप कहीं मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक से आपके पास घर से कोई फ़ोन आता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी जो बात है आसपास किसी को पता ना चले, तो आप फिर अपने मदर टंग का इस्तेमाल करके उसमें आप अपने घर से बात करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेसी बनी रहती है। इसी तरह हम देखते हैं इंक्रीज कल्चरल अवेयरनेस, सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है। जितनी ज़्यादा भाषाओं के बारे में आपको पता चलता है, उतनी ही ज़्यादा संस्कृति के बारे में आपको पता चलता है। और कॉम्पिटेटिवनेस इन द जॉब मार्केट, जॉब मार्केट में भी देखें तो भारत एक, हम कहते हैं ना, मल्टी लिंगुअलिज्म कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ऐसे में अगर आपको दो या तीन भाषाओं की अगर जानकारी होगी, तो आप जिस भी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे, वहाँ पे आपको नौकरी मिलने की जो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रचनात्मक अभिव्यक्ति, तो चाहे हम पोइट्री की बात करें, चाहे हम सॉन्ग की बात करें, ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करके हम अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसमें डाल सकते हैं। जैसे आपने काफ़ी सारे जो पंजाबी हैं सिंगर देखे होंगे, तो उसमें पंजाबी भी होती है, उसमें हिंदी भी होती है, उसमें इंग्लिश भी होती है, सभी के वर्ड्स मिलाकर वो अपने सॉन्ग को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बाइलिंगुअलिज्म के बारे में जाना, ट्राइलिंगुअलिज्म के बारे में जाना, क्या बेनिफिट्स हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम, कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और एक टीचर्स के लिए इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की, कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। तो देखिए, जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं ना, तो मतलब क्या है, किसी भी एक स्टेट में, ठीक है, एक कंट्री में बहुत सारे भाषाओं का अस्तित्व होना है।
और अगर हम क्लासरूम की बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम मींस दैट स्टूडेंट कम फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। की कक्षा में बहुभाषावाद का अर्थ है कि विद्यार्थी विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, एक ही क्लास है, कोई बच्चा नॉर्थ से है, कोई बच्चा साउथ से है, कोई ईस्ट से है, कोई वेस्ट से है, तो बच्चे अलग अलग भाषाई बैकग्राउंड से, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से वहाँ पर आते हैं क्लास में। They may speak different languages at home or have varying levels of proficiency in the language of instruction। कि वे घर पर अलग भाषाएं बोलते हैं, सोसाइटी में अलग भाषाई होती है, स्कूल क्लासरूम में आते हैं तो यहाँ पर अलग भाषा हो जाती है, तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। ऐसी कक्षाओं में बोली जाने वाली भाषाओं का मिश्रण हो सकता है। ठीक है, तो एक ही क्लास में जब बच्चों का भाषाई बैकग्राउंड, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड अलग है, तो यहाँ पर भाषाओं का मिश्रण होना तो बिल्कुल ही लाजमी है कि हो सकता है। और विद्यार्थी द्विभाषी या त्रिभाषी हो सकते हैं, कि बच्चों को दो भाषाओं की भी नॉलेज हो सकती है, तीन भाषाओं की भी नॉलेज हो सकती है। तो इन सच क्लासरूम देयर में बी अ मिक्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन एंड स्टूडेंट में बी बायलिंगुअल एंड ट्राइलिंगुअल, या उससे भी ज़्यादा भाषाएं बच्चों को पता हो सकती है। तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऑफन कम विद कल्चरल डाइवर्सिटी एज लैंग्वेज एंड कल्चर आर क्लोजली लिंक। की बहुभाषी कक्षाएं अक्सर सांस्कृतिक विविधता के साथ आती है, क्योंकि बच्चे अलग अलग भाषाई बैकग्राउंड से आते हैं, तो हर भाषा के साथ उनकी जो संस्कृति है जुड़ी होती है। तो भाषा और संस्कृति की निकटता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। विद्यार्थी अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण, परंपराओं और मूल्यों को भी कक्षा में लाते हैं। स्टूडेंट ब्रिंग देयर कल्चरल पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज टू द क्लासरूम। की जब बच्चा केवल खुद नहीं आता बल्कि अपने साथ अपनी भाषा को भी लाता है, अपने कल्चर को भी लाता है। तो इसलिए तो जब एक हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, तो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, तो आपको पूरे भारत का कल्चर आपको एक स्कूल में ही आपको देखने को मिल जाता है। जो साउथ से आएगा वो साउथ का कल्चर लाएगा, जो ईस्ट से आएगा ईस्ट का कल्चर आएगा, जो वेस्ट से आएगा वेस्ट का कल्चर लाएगा, जो नॉर्थ से आएगा नॉर्थ का कल्चर लाएगा, जो सेंटर से आएगा सेंटर का कल्चर लाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट ब्रिंग देयर कल्चरल पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशन एंड वैल्यू टू द क्लासरूम। तो अब जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, चैलेंजेस एंड implication ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम इज essential फॉर टीचर टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसलिए जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है, टीचर्स को भी ये समझना जरूरी है कि बहुभाषावाद का, चाहे हम इसके अर्थ की बात करें, चुनौतियों की बात करें, ठीक है, और इसका किस तरह से क्लासरूम में बेनिफिट लिया जा सकता है, इसको प्रॉब्लम ना मानकर इससे किस तरह से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं, कि चैलेंजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम। की कक्षा में बहुभाषावाद की क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो शिक्षकों को उन विद्यार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी शिक्षा की भाषा जो है, मतलब जो स्कूल में जो भाषा जो बोली जा रही है, उस भाषा के बच्चों को उतने अच्छे से नॉलेज नहीं है। अब अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो है घर में अपनी अदर मदर टंग बोलता है, ठीक है, अलग भाषा बोलता है, लेकिन जब स्कूल में उसका एडमिशन होता है तो स्कूल की भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है, इंग्लिश हो जाती है, इंग्लिश बच्चे को आती नहीं है। तो ऐसे में बहुत बार ये होता है कि बच्चों को जो है वो भाषा को समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी टीचर्स को ये बहुत मतलब टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कि टीचर को बच्चों को बताना है, सिखाना, लेकिन सबसे पहले तो है कि उसको भाषा सिखानी है, भाषा के बारे में उसको पता होना चाहिए। दिस कैन हिंडर कंप्रहेंशन एंड पार्टिसिपेशन। की इससे समझ और भागीदारी में बाधा आ सकती है। ठीक है, अक्सर अगर बच्चों की जो स्कूल की लैंग्वेज है, अगर उनकी मदर टंग होती है, उनकी घर की लैंग्वेज होती है, तब तो बच्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, चीज़ों को सीखता है। लेकिन जब उसके घर की लैंग्वेज अलग हो और स्कूल की लैंग्वेज अलग हो, तो अक्सर कहीं ना कहीं बच्चों को भी हेजिटेशन होती है। तो ये भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कि बच्चों को टीचिंग में इंगेज करना, उनको एक्टिव रखना, विद्यार्थियों के विविध भाषा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए, अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। अब एक टीचर को कितनी भाषाएं आएंगी, कैसे अलग अलग जो बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, अलग अलग जिनको लैंग्वेज आती है, सभी को समझाना, ठीक है, सभी को नीड्स को पूरी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा
टीचर मस्ट अडेप्ट देयर टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल टू अकोमोडेट वेरियस लैंग्वेज लेवल की। शिक्षकों को विभिन्न भाषा स्तरों को समायोजित करने के लिए अपने शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अनुकूलित करना होगा। जो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक क्लास है, ठीक है, हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, और पढ़ाने का भी टाइम अलग अलग पीरियड होते हैं, पढ़ाने का टाइम भी एक फीस होता है। तो ऐसे में सभी बच्चों को जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सभी की नीड को पूरा करना, सभी को समझाना, अलग अलग मेथड्स का यूज करके सभी को बताना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भाषा संबंधी बाधाओं पर विचार करते हुए विद्यार्थी के ज्ञान और कौशल को सटीक रूप से मापने वाले निष्पक्ष मूल्यांकन को डिजाइन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, कि बच्चों के भाषा की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए जो इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, उनके असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा टीचर नीड टू बी कल्चरली सेंसिटिव एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन इन देयर टीचिंग प्रैक्टिस की। टीचर को इस बात का बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षकों को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी क्लास में बच्चे अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशील आप होने चाहिए। ठीक है, किसी भी कल्चर की बुराई नहीं करनी, उनका मजाक नहीं बनाना, सभी का रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, इसलिए स्कूल को भी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। तो सभी कल्चर के लिए संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, और अपनी शिक्षण पद्धतियों में भेदभाव से बचने की आवश्यकता है। हमें भेदभाव से बचना होगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस नहीं करनी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लैंग्वेज सपोर्ट सच एज बाइलिंगुअल मटेरियल और लैंग्वेज स्पेशलिस्ट कैन हैंडल इफेक्टिव टीचिंग की। भाषा समर्थन के लिए एक और चैलेंज है कि देखो, क्लासरूम अगर रिसोर्सेज की बात करें, सीमित संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे द्विभाषा सामग्री या भाषा विशेषज्ञ प्रभावी शिक्षण में बाधा बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि रिसोर्सेज सीमित होते हैं, और लैंग्वेज एक्सपर्ट जो होते हैं, ठीक है, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत सारे चैलेंजेस है एक टीचर के लिए, जिसको जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है, कि रिसोर्सेस आपके पास इतने हैं नहीं। ठीक है, क्लास में बच्चे अलग अलग भाषाई बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और जो स्कूल में जो भाषा बोली जा रही है उनके बारे में बच्चों को इतनी ज़्यादा उसको लेकर बच्चे को मतलब नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको सभी बच्चों को बताना है, सभी बच्चों को सिखाना है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर इसके इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के विभिन्न पृष्ठभूमियों को समझने और उनका सम्मान करने की सांस्कृतिक क्षमता विकसित करनी चाहिए। कि टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी बच्चा अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, तो अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, अलग अलग कल्चर है, तो सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन है तो क्या है, देखो, इसको हम एक जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, इसको हम एक हम कह सकते हैं कि क्लास के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, अलग अलग कल्चर से आ रहा है, तो इसका एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन होगा कि क्लास में बच्चों को भारत के अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, और उन लैंग्वेज के जो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक ही चीज़ों को हम किस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, ये चीज़ें बच्चों को पता चलेगा। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के अलग अलग भाषा स्तरों और सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए अलग अलग निर्देश लागू करने चाहिए। कि हाँ, बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, तो टीचर्स को अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, अलग अलग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक मेथड से बच्चों को पढ़ाया नहीं समझ में आया, फिर मेथड चेंज कर दे, फिर मेथड चेंज कर दे, जब तक कि बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती। तो टीचर क्या कर सकता है, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग स्तरों पर बच्चों को पढ़ा सकता है, समझा सकता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग लैंग्वेज सपोर्ट थ्रू स्कैफोल्डिंग, विजुअल एड्स एंड peer असिस्टेंस कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम। की अब टीचर और चीज़ें क्या कर सकता है, अगर हम स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि जिन बच्चों को भाषा सीखने में, ठीक है, चाहे हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या भाषा सीखने में जिस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर बच्चों की हेल्प करना।
ठीक है। वो हेल्प करने वाला टीचर भी हो सकता है, कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, इसके अलावा जो विजुअल एड्स हैं, जो टूल्स हैं, टेक्निक्स है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीनरी, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, टीवी की बात करें, ठीक है, इनका यूज किया जा सकता है। और पीयर असिस्टेंट, इसका मतलब है कि बच्चों को जैसे ईच वन टीच वन, क्लास में ही पीयर बना दिया जाए, एक बच्चा दूसरे बच्चों को सिखाएगा, बताएगा, तो इस तरह से भी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा सकता है, समझा सकता है। और भाषा की चुनौतियों से निपटने के लिए भाषा के विशेषज्ञ या द्विभाषा शिक्षकों के साथ सहयोग करना फायदेमंद हो सकता है। क्लास में जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प ली जा सकती है। और जो क्ला टीचर्स भी अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर द्विभाषी शिक्षकों के साथ सहयोग करना भी एक बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल होगा कि आप अलग अलग टीचर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए। और क्लास में ये भी है कि अगर एक क्लास में एक से ज़्यादा टीचर हो, ठीक है, बच्चों को पढ़ाएं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का, बच्चों को बताने का। इसके अलावा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड, कि क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, ठीक है, जहाँ पे सभी बच्चे साथ मिलकर रहें, ठीक है, सभी की रिस्पेक्ट हो, सभी अपने आप को क्लास का एक पार्ट माने, एक हिस्सा माने, एक मेंबर माने, ठीक है। शिक्षकों को बहुभाषी शिक्षार्थियों को पढ़ाने में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। तो एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो टाइम टाइम पे जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम टीचर्स के लिए होते हैं, टीचर्स को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि टीचर्स को अलग अलग तरीकों का पता चले कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में, इस क्लास में हमने जाना कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ठीक है, और क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा देश जहां पर 1000 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं, 80 से ज्यादा लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें न्यूज़पेपर छपते हैं, और लगभग 50 के आसपास लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मदर टंग के रूप में प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जाती है, और 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल मिली हुई है। तो इतने बड़े भाषाई देश में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंग्वेज इन इंडिया, कि भारत में भाषा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और इसको समझिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक भी आप अपना ज़रूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर लैंग्वेज इन इंडिया, कि भारत में भाषाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडिया को 15 अगस्त 1947 में फ्रीडम मिली, और 26 जनवरी 1950 को इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ, और हमारी कंट्री रिपब्लिक कहलाई, गणतंत्र कहलाई। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो जब ये बना था तो उस टाइम इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और आगे चलकर 395 आर्टिकल्स के अंदर ही काफी सारे और आर्टिकल्स ऐड हुए हैं। तो आज के टाइम जो आर्टिकल्स है ये 465 के आसपास आर्टिकल्स हैं, और जो शेड्यूल हैं ये 8 से बढ़कर 12 हो चुकी हैं। अब इतने सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एजुकेशन पर अपना प्रभाव डाला है, और एजुकेशन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है इन आर्टिकल्स के थ्रू। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए,
तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं प्रोविजंस की बात करेंगे, उन्हीं आर्टिकल्स की बात करेंगे जो लैंग्वेज को लेकर बनाए गए। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में जितने भी आर्टिकल्स हैं एक एक करके मैं बताता हूं, फिर मैं उन सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की, तो हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, चाहे उसकी लैंग्वेज की बात करें चाहे उसके कल्चर की बात करें, तो ये जो आर्टिकल है उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, प्रमोट करने की बात करता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 120 जो है वो ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज की जानी चाहिए। और आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की संघ की राजभाषा की बात करता है। इसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट की, एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। और आर्टिकल 346 बात करता है कि अलग अलग जो स्टेट है इंडिया में उनमें आपस में कम्युनिकेशन के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाए। ठीक है। और आर्टिकल 347 जो है वो बात करता है कि अगर किसी स्टेट के अंदर एक बड़ा ग्रुप है, अगर वो कोई भाषा बोलता है, कोई लैंग्वेज बोलता है, तो उस लैंग्वेज के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 348 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए। और आर्टिकल 350 फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज, कि ठीक है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे उनकी मदर टंग में एजुकेशन देने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो स्टेट को प्रोवाइड की जानी चाहिए। और आर्टिकल 350 बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात करता है। और आर्टिकल 351 हिंदी भाषा को प्रमोट करने की बात करता है, इसको डेवलप करने की बात करता है। तो अब हम ये सभी जो आर्टिकल्स हैं एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों को के हितों का संरक्षण। तो अगर हम अपनी कंट्री में देखते हैं, हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे कल्चर बेस पर है चाहे लैंग्वेज बेस पर है, तो ये जो आर्टिकल है 29, ठीक है, उनकी जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनकी चाहे लैंग्वेज है, जो चाहे उनका कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है और उनको ये राइट देता है। ओके। और अगर हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी माइनॉरिटीज है, चाहे लैंग्वेज बेस पर है, चाहे कल्चर बेस पर है, चाहे रिलीजन बेस पर है, तो ये आर्टिकल उनको राइट देता है कि अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसको बना सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आपको ये दोनों समझ में आ गया कि आर्टिकल 29 उनके जो भी लैंग्वेज है, चाहे उनका कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो आर्टिकल 30 उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का भी राइट देता है। फिर आर्टिकल 120 की अगर बात करें, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में, संसद में कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट में जो भी लैंग्वेज यूज की जाए वो हिंदी या इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। तो पार्लियामेंट की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अगर पार्लियामेंट का कोई ऐसा मेंबर है जो इन दोनों भाषाओं में, इन दोनों लैंग्वेज में अपने बात जो है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने में वो बिल्कुल ही असमर्थ है, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो फिर वो राज्यसभा या जो लोकसभा है वहां के जो चेयरपर्सन है उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे परमिशन लेकर, जो उस मेंबर की अपनी मदर टंग है उसमें अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि हिंदी शुड बी इन देवनागरिक स्क्रिप्ट, कि हिंदी की लिपि कौन सी होनी चाहिए, देवनागरिक होनी चाहिए। लेकिन जो न्यूमरल्स हैं, जो अंक हैं, वो इंटरनेशनल जो फॉर्म है उसी का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है।
और इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। ये आर्टिकल ऐसा कहता है। हिंदी का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। अब हम आर्टिकल 345 की बात करें। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए? तो दिस आर्टिकल स्टेट दैट अ स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस फॉर द यूज ऑफ इट्स ऑफिशियल पर्पस, कि कोई भी स्टेट अपने ऑफिशियल काम के लिए एक या उससे ज्यादा भाषाओं को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंजाबी भी है, सिंधी है, और बिहार की बात करें तो वहां पे भी हिंदी है और इसके अलावा मैथिली भाषा भी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 346, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन, कि एक राज्य और दूसरे के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए किस भाषा का यूज किया जाएगा। तो ये आर्टिकल कहता है, ठीक है, कि अलग अलग जो स्टेट हैं उनमें कम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए। और अगर दो या तीन या उससे ज्यादा स्टेट अगर आपस में एग्री हैं तो हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो 9 स्टेट है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये हिंदी है। ठीक है। चाहे हम बात करें उत्तराखंड की, हिमाचल की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी में होता है। आर्टिकल 347, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। तो स्पेशल प्रोविजन क्या है, विशेष प्रावधान क्या है? तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी स्टेट में एक बड़ा ग्रुप, ठीक है, वो चाहता है कि उसकी जो भाषा है उसको ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, तो ऐसे में वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है। और ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि वो लोगों की डिमांड को और नीड को देखते हुए उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सके। ये प्रेसिडेंट को राइट देता है आर्टिकल। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 348 की, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए उसमें इंग्लिश होनी चाहिए। और हिंदी को तभी यूज किया जा सकता है जब उसके लिए जो प्रेसिडेंट हैं, जो गवर्नर हैं, उनसे पहले से परमिशन ले ली जाए, तभी हिंदी का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी। आर्टिकल 350 फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। तो ये आर्टिकल कहता है कि अलग अलग स्टेट में जो वहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं तो उनको भी प्राइमरी एजुकेशन उनकी मदर टंग में प्रोवाइड की जाए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट गवर्नमेंट की होगी, और उस स्टेट में जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आर्टिकल 350 बी, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? तो इस आर्टिकल में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की गई है। और ये ऑफिसर अपॉइंट कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट करेगा। अब इस ऑफिसर का काम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो इसका काम होगा कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा के उपायों से संबंधित मामलों की जांच करेगा और रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को, जो पार्लियामेंट है, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इसके अलावा जो रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी वो रिपोर्ट भेज सकते हैं प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 351। तो आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट और डेवलप करने की बात करता है। तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया एक मिक्स कल्चर कंट्री है, ठीक है, एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है। तो ऐसे में एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए
जिससे अलग अलग स्टेट और अलग अलग स्टेट में जो लोग हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो ऐसे में हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो भारत में ज्यादातर बोली जाती है, समझी जाती है। तो इसलिए आर्टिकल 351 जो है ये हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स लिस्ट ऑफ 22 रिकग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज। कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो एट शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल मिली हुई है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी, ये 22 लैंग्वेजेस हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल मिली हुई है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हजारों बोलियां बोली जाती हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं और 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिली है। तो ऐसे में इतने बड़े देश में जहां पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, किस भाषा में बच्चों को एजुकेशन दी जाए, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से ये जो भाषा संबंधी समस्या है इसका सॉल्यूशन निकालने का एक प्रयास किया गया, एक कोशिश की गई। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि त्रिभाषा सूत्र क्या है और इसमें किन तीन भाषाओं की बात की गई है जिसमें बच्चों को एजुकेशन दी जाए या जिन भाषाओं को बच्चों को सिखाया जाए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें, सो त्रिभाषा सूत्र को भारत की भाषा समस्या के समाधान का सर्वोत्तम साधन या बेस्ट सॉल्यूशन माना गया। इट इज नेदर रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन नॉर टू हायर एजुकेशन। इसका संबंध ना तो प्राथमिक शिक्षा से है और ना ही उच्च शिक्षा से है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सेकेंडरी एजुकेशन से है, माध्यमिक शिक्षा से है। तो अगर फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किस स्टेज के लिए, किस स्तर के लिए बनाया गया, किस पे लागू होता है, अप्लाई होता है, तो सेकेंडरी एजुकेशन पर, माध्यमिक शिक्षा पर। स्कूल में आपने भी देखा होगा जब आप सिक्स क्लास में आते थे, जो बच्चे ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल से हैं, कि आपको सिक्स क्लास में ही आपको थ्री लैंग्वेज जो है आपको पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। ठीक है। In the year 1956, the Central Advisory Board of Secondary Education created the three language formula. किसको किसने क्रिएट किया? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार मंडल ने 1956 को इस फॉर्मूले को बनाया। और उसके बाद क्या हुआ? 1957 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस फॉर्मूला, कि भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकार कर लिया। और फिर 1961 में अलग अलग स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें लगभग काफी सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस फॉर्मूला को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हम इसको अपने स्टेट में लागू करेंगे। ओके। और अब हम बात करते हैं कि इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन कौन सी थ्री लैंग्वेज थी जिसको सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को सिखाए जाने, पढ़ाए जाने की बात की गई। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली लैंग्वेज आती है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। मान लो आप दिल्ली में हैं, ठीक है, आप बिहार से आए हैं, तो आपकी मातृभाषा भोजपुरी हो सकती है, मगही हो सकती है, मैथिली हो सकती है, लेकिन दिल्ली में इस भाषा में तो एजुकेशन देना संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ की जो सेकंड हम देखते हैं रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय जो भाषा है क्या है यहाँ की? हिंदी या इंग्लिश। ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में भी बात करें तो हिंदी।
तो यहाँ पे जो आपको एजुकेशन की जो पहली जो भाषा जो होगी वो क्या होगी, वो हिंदी। आपका जो मीडियम क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो आप जो रहते हैं पंजाब में रहते हैं, तो आपकी पहली भाषा क्या होगी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा क्या होगी, पंजाबी, ठीक है। और इसी तरह से आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपकी पहली भाषा क्या होगी, मराठी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी भाषा, हिंदी अथवा अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश। मान लो आपकी पहली भाषा क्या है, हिंदी है, तो दूसरी भाषा क्या हो सकती है, अंग्रेजी है। पहली भाषा आपकी पंजाबी है, तो दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक हो सकती है, स्टेट पे डिपेंड करता है। पहली भाषा आपकी मलयालम है, तो सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक हो सकती है, ओके। और थर्ड लैंग्वेज जो पहली और दूसरी लैंग्वेज के रूप में आपको ना पढ़ाई जा रही हो, इसमें एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सी है, जिन 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल मिली है हमारे में, ठीक है, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, तो उनमें से उन लैंग्वेज को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कहा जाता है। तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, या कोई यूरोपियन लैंग्वेज हो सकती है जो आपने पहली और दूसरी भाषा के रूप में ना पढ़ा हो। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में इन तीन भाषाओं की बात की गई है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया द सॉल्यूशन टू द लैंग्वेज प्रॉब्लम वाज फाउंड थ्रू द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। कि भारत जैसे एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से जो भाषा संबंधी समस्या थी, इसका समाधान ढूंढा गया, एक कोशिश की गई, ठीक है। बट दिस सॉल्यूशन रिगार्डिंग लैंग्वेज वाज पॉलिटिकल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। कि ये जो समाधान था एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल था, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर इकट्ठा हुए, उन्होंने आपसी रजामंदी से कहा कि ठीक है हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ये पॉलिटिकल था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। फिर क्या हुआ, 1964-66 में कोठारी कमीशन आया और उसने इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और उसके बाद इसी के संबंध में अपनी जो सजेशन दिए तीन भाषा के संबंध में कौन कौन से थे, उसने भी बोला कि पहली लैंग्वेज मातृभाषा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन, और को फेडरल लैंग्वेज मतलब क्या है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज दूसरी भाषा के रूप में होनी चाहिए। और तीसरी भाषा, थर्ड लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, और यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। विद द स्टूडेंट हैव नॉट स्टडी एज अ फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि जिनको बच्चों ने पहली दूसरी भाषा के रूप में या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मातृभाषा के या शिक्षा के माध्यम के रूप में ना पढ़ा हो, वो तीसरी लैंग्वेज होगी, ओके। फिर आगे चलकर 1968 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी इसको एक्सेप्ट किया गया, इस फॉर्मूले की बात की गई, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। और इस पॉलिसी में भी जो तीन भाषाओं की बात की गई, कौन कौन सी, पहली मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज सेम, ठीक है। सेकंड सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी भाषी राज्यों में कोई आधुनिक भाषा अथवा अंग्रेजी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। मतलब क्या है कि मान लो अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो भाषा होगी हिंदी होगी, ठीक है, प्रथम भाषा, पहली भाषा। तो दूसरी भाषा क्या होगी, हिंदी भाषी राज्यों में कोई आधुनिक भाषी, मतलब कोई आधुनिक भाषा जो भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा हो सकती है, या अंग्रेजी हो सकती है। और मान लो कि हम गैर हिंदी भाषी राज्यों में रह रहे हैं, जैसे पंजाब की बात करते हैं, हम बात करते हैं गुजरात की बात करते हैं, हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं, तो वहां पर दूसरी लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी कोई एक हो सकती है, ठीक है। और थर्ड लैंग्वेज क्या हो गई, इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मतलब ये यहाँ पे साफ है कि जो पहली और दूसरी भाषा के रूप में हम नहीं पढ़ रहे, वो हमारी थर्ड लैंग्वेज हो सकती है। तो इंग्लिश भी हो सकती है, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो 22 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज हो सकती है, या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, ओके। फिर the policy also suggested that mother tongue should be the medium of instruction at the primary level, and the state government should adopt this formula and try to implement it seriously। कि इस नीति में कहा गया 1968 में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा ही होना चाहिए, और राज्य सरकार इस सूत्र को अपनाने के साथ साथ इसे गंभीरता पूर्वक इसको कार्यान्वित करे, इसको अप्लाई करे, इम्प्लीमेंट करे, उसकी कोशिश करे इसको अप्लाई करने की, ओके।
फिर आगे चलकर 1986 की जो पॉलिसी आई एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को का समर्थन किया गया। और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन 1992 और न्यू एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 आया, इसमें भी इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को स्वीकार किया गया, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। ओके। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, पहली लैंग्वेज क्या थी, सेकंड लैंग्वेज क्या है, थर्ड लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।